अगर एक देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हो और ग्लोबल स्टेज पर उसकी इंपॉर्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही हो, तो फिर उस देश की करेंसी वीक क्यों होती जा रही है और इंडियन रूपी बार बार डॉलर के सामने गिरता क्यों दिखता है? इवन जब ग्रोथ नंबर्स स्ट्रेंथ अपीयर करते हैं, ये सिर्फ एक एक्सचेंज रेट का टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि एक डीपली इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक सिस्टम का रिफ्लेक्शन है, जहां रूपी का गिरना डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पेट्रोल के दाम, इन्फ्लेशन, EMI कॉस्ट और आम आदमी की रियल परचेसिंग पावर को। और जब रूपी वीक होता है तो इंडिया को हर इम्पोर्टेड चीज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हो, फर्टिलाइजर हो या लाइफ सेविंग मेडिसिन। और इसी वजह से ये स्टोरी सिर्फ करेंसी मूवमेंट की नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, कैपिटल कंट्रोल और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज की स्टोरी बन जाती है। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड को कामली ऑब्जर्व करें तो इंडियन रूपी का लॉन्ग टर्म पैटर्न एक स्टेडी डेप्रिसिएशन का रहा है, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बीच में भी क्लियरली विजिबल है। और इसका एक मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के बाद आता है, जहां इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया, जहां पहले रूपी हेविली कंट्रोल था, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद एक्सचेंज रेट को ग्रेजुअली मार्केट ड्रिवन बनाया गया, जहां डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस का रोल इंक्रीज हुआ। 1990 के बाद से रूपी एक मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम में ऑपरेट करता है, जहां थियोरेटिकली मार्केट फोर्सेस रेट डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन भी एग्जिस्ट करता है। और इसी फेज में रूपी ने स्लो बट कंसिस्टेंट डेप्रिसिएशन शो किया, जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल और ट्रेड इम्बैलेंस के साथ अलाइन करता है। फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जहां यूएस हाउसिंग मार्केट कोलैप्स के बाद ग्लोबल लिक्विडिटी शॉक क्रिएट होता है और इन्वेस्टर रिस्क एसेट से एग्जिट करके सेफ हेवंस जैसे यूएस डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। इस मूवमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पर पड़ता है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, और रूपी पर डाउनवर्ड प्रेशर बिल्ड होता है। 2013 का टेपर टेंट्रम एक और क्रिटिकल मोमेंट था, जब यूएस फेडरल रिजर्व ने सिग्नल दिया कि वह अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी को ग्रेजुअली रिड्यूस करेगा। इस अनाउंसमेंट ने ग्लोबल कैपिटल को सडनली रीएलोकेट कर दिया और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से लार्ज स्केल विड्रॉल किया, जिससे रूपी शार्पली डेप्रिशिएट हुआ और इंडिया को इमरजेंसी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट और कैपिटल कंट्रोल्स। 2020 के पैंडेमिक फेज में इनिशियली रूपी वीक हुआ ड्यू टू अनसर्टेनिटी, लेकिन बाद में अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल लिक्विडिटी इंजेक्शन ने टेम्पररी सपोर्ट दिया। लेकिन 2022 के बाद इन्फ्लेशन सर्च, अग्रेसिव यूएस रेट हाइक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने फिर से रूपी को सस्टेन्ड प्रेशर में डाल दिया, जहां वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई और डेप्रिसिएशन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। सरफेस लेवल पर एक्सचेंज रेट को डिमांड और सप्लाई का सिंपल इक्वेशन माना जाता है, जहां डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो रूपी वीक होगा, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म काफी लेयर्ड है और मल्टीपल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला और फंडामेंटल फैक्टर है इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस, स्पेशली क्रूड ऑयल पर, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन इंपोर्ट करता है और ऑयल ट्रांजैक्शंस ग्लोबली डॉलर्स में सेटल होते हैं। इसका मतलब जब ऑयल प्राइसेस राइज करते हैं या कंजप्शन इंक्रीज होता है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स एक्वायर करने पड़ते हैं, जिससे फॉरेक्स मार्केट में डॉलर डिमांड स्पाइक करती है और रूपी नेचुरली डेप्रिशिएट करता है। इसके साथ ही ट्रेड डेफिसिट एक परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल इशू है, जहां इंडिया का इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट से कंसिस्टेंटली ज्यादा रहता है, और जब एक इकोनॉमी कंटिन्यूअसली नेट इंपोर्टर होती है तो उसे फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होता रहता है, जो लॉन्ग टर्म में डोमेस्टिक करेंसी पर डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है। और ये डेफिसिट सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, गोल्ड और हाईटेक कंपोनेंट्स तक एक्सटेंड करता है। तीसरा फैक्टर है कैपिटल फ्लोज, जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का सबसे पावरफुल ड्राइवर है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर्स को रूपीज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे रूपी स्ट्रेंथन होता है। लेकिन जब ग्लोबल रिस्क परसेप्शन चेंज होता है या बेटर रिटर्न्स एल्सवेयर अवेलेबल होते हैं, तो ये सेम इन्वेस्टर्स रैपिड पेस में एग्जिट करते हैं, जिससे रूपी पर सडन प्रेशर आता है। और ये मूवमेंट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि ये ग्लोबल सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जहाँ यूएस फेडरल रिजर्व के डिसीजंस इनडायरेक्टली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो वहाँ रिस्क फ्री रिटर्न्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल वापस यूएस शिफ्ट कर देते हैं, जिससे इमर्जिंग मार्केट से डॉलर आउटफ्लो होता है और रूपी जैसी करेंसीज वीकेंड होती है। एक और लॉन्ग टर्म ड्राइवर है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, जहां अगर इंडिया में इन्फ्लेशन यूएस के कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली हायर रहती है
तो रूपी की परचेसिंग पावर रिलेटिव टर्म्स में डिक्लाइन करती है और इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट इस डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट को परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, जहां करेंसी इवेंचुअली प्राइस लेवल डिफरेंसेस को एडजस्ट करती है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल की, जो एक्टिवली फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है। जब रूपी में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी दिखती है, आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज करके डॉलर सेल करता है और रूपी बाय करता है, ताकि शार्प डेप्रिसिएशन को स्मूथ किया जा सके। लेकिन ये इंटरवेंशन एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, क्योंकि रिजर्व्स को अग्रेसिवली यूज करना लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। एक सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर है ग्लोबल डॉलर डोमिनेंस, क्योंकि यूएस डॉलर सिर्फ एक नेशनल करेंसी नहीं है, बल्कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड, डेट सेटलमेंट्स और सेंट्रल बैंक रिजर्व्स का मेजर पोर्शन डिनोमिनेटेड होता है। इसका मतलब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक शिफ्ट डॉलर की तरफ होता है, जिससे बाकी करेंसीज रिलेटिव में वीक दिखने लगती है। इसके अलावा इंडिया का एक्सटर्नल डेट स्ट्रक्चर भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर कंपनी या गवर्नमेंट ने डॉलर में बोरोइंग की है तो रूपी डेप्रिसिएशन उनके रीपेमेंट बर्डन को इंक्रीज कर देता है, जिससे एडिशनल डॉलर डिमांड क्रिएट होती है और साइकिल रीइंफोर्स होता है।